रशिया के लिए मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो ज्वाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये दोनों देश भी यूक्रेन की तरह रशिया के ही पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड की तो रशिया के साथ 1340 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है। ऐसे में अगर फिनलैंड नाटो का हिस्सा बनता है तो फिर 1340 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर नाटो फोर्सेस और उनके हथियार भी तैनात हो जाएंगे। ये सेम वही सिचुएशन हो जाएगी जिसके डर से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन करने की घोषणा की, रशिया ने भी दोनों देशों को चेतावनी देकर बता दिया कि अगर वो नाटो ज्वाइन करने की जिद के ऊपर अड़े रहते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ और उनको भी इस फैसले के मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी सैन्य और राजनीतिक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश अब रशियन गैस और ऑयल को बॉयकॉट करने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों के बीच धीरे धीरे सहमति बनते दिखाई दे रही है और अगर यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल और गैस को बॉयकॉट कर दिया तो ये रशिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। भारत की बात करें तो भारत अब तक इस पूरे मसले में न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहा था। मोटी बात यह थी कि भारत शांति व्यवस्था स्थापित करके युद्ध रोकने की बात को बार बार दोहरा रहा था, लेकिन भारत रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। मगर अब क्योंकि यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 77 डेज से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर बड़ी जीत हासिल नहीं की है, इसलिए भारत ने दबे शब्दों में यूक्रेन की कंडीशन के लिए बोलना शुरू कर दिया है। बेशक हम अभी भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान एब्सटेन ही करेंगे, रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल भारत ने यूक्रेन के आम लोगों, यूक्रेन की महिलाओं, बूढ़ों और खासकर यूक्रेनियन बच्चों की वकालत करना शुरू कर दिया है, जो कि अब तक नहीं देखा गया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि यूक्रेन के अंदर खून बहाने से मसला नहीं सुलझेगा, यूक्रेन की औरतों और बच्चों की चिंता की जाए। अब ये तो हमको पता है कि यूक्रेन में खून बहाने के लिए रशिया को ही दोषी माना जा रहा है। पिछले कल थर्सडे को यूक्रेन युद्ध पर एक सेशन के दौरान भारत के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन आर रविंद्र ने बोला कि इंसान की जान की कीमत पर और खून बहाने से कभी भी कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। यूएन में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें भारत की तरफ से सबसे पहला पॉइंट यूक्रेन के बच्चों का उठाया और उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण सबसे ज्यादा यूक्रेन के 75 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, इसलिए उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भारत ने ये मुद्दा भी उठाया कि यूक्रेन में 900 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। भारत ने कहा कि स्कूल्स और बाकी लर्निंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा के लिए यूक्रेन की सरकार जो कदम उठा रही है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी हम सब देशों को मिलकर मदद करनी चाहिए। भारत ने इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड सिक्योरिटी का भी मुद्दा उठाया, लेकिन जैसा कि 10th, 11th और स्टेटमेंट के 12th पॉइंट में मेंशन है, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड पर किसी भी प्रकार की राजनीति न करने की बात बोली और कहा कि किसी भी मसले का हल मासूम लोगों का खून बहाकर बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है, खासकर महिलाओं और बच्चों का। इसलिए डायलॉग यानी बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के मद्देनजर इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का सम्मान करना चाहिए। वैसे ये पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं के लिए इतने भावुक तरीके से आवाज उठाई है, यूक्रेन के बच्चों की शिक्षा की बात की है। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध जितना लंबा चलेगा, रशिया का साथ देना भारत के लिए उतना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए तो भारत बस स्टेटमेंट में ये मुद्दे उठा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को भी ये युद्ध या तो जल्दी से खत्म कर देना चाहिए या फिर क्या रशिया को ये युद्ध रोक देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।